इसको ठीक इस तरीके से देखो, अगर आप एक बीकर ले लो, ठीक है, और उस बीकर में आपने पानी भर दिया और उसके ऊपर से कुछ ऑयल आपने स्प्रेड कर दिया, ठीक है, तो अगर आप इसमें ऊपर से अपनी फिंगर डिप करोगे तो आप देखोगे कि ऑयल कुछ जगह से हट जाएगा, लेकिन जैसे ही आप अपनी फिंगर उसमें से बाहर निकालोगे तो ऑयल की लेयर वापस से कवर अप कर जाएगी, ठीक है, तो वही बोल रहा है कि रीजनरेटिव है। और सेमी परमिएबिलिटी का मतलब अभी हम लोगों ने देखा कि सेमी परमिएबल का मतलब कुछ मटेरियल्स को अंदर बाहर आने जाने देता है। नाउ अगर फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ सेलेक्टिव मटेरियल एंड प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट। इसका मेन फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट को प्रोवाइड करना और मटेरियल के एक्सचेंज को बनाए रखना। हाँ, तो क्या हाल है भाई मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों। तो हम लोगों ने लास्ट टर्म पे जो है अपना 9th क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कह लो या बायो का फर्स्ट चैप्टर कह लो शुरू कर दिया था, जिसका नाम है सेल, ठीक है। अब उस सेल में हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन ले लिया था कि व्हाट इज सेल, ठीक। फिर उसमें हम लोगों ने ये भी देख लिया था कि सेल थ्योरी क्या है। फिर उसमें हम लोगों ने ये देख लिया था टाइप्स ऑफ सेल कैसे होते हैं, साइज के बेसिस पे, शेप के बेसिस पे, न्यूक्लियस के बेसिस पे भी देखा था। यस, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, बिल्कुल सही बोल रहे हो। और हम लोगों ने उसके बेसिस पे नंबर्स के बेसिस पे देखा था, यूनिसेलुलर होते हैं कि मल्टी सेलुलर होते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में कवर की थी। और फिर हम लोगों ने अपना लास्ट लेक्चर जो है इस पॉइंट पर आकर के रोक दिया था, मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट। मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट पे हम लोगों ने आकर के रोक दिया था, ठीक है बेटा। अब हम लोग जो टॉपिक इसके अंडर में पढ़ने जा रहे हैं दैट इज मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक। क्योंकि अब आप ये समझो, जो हमारा सेल है, ठीक है, उस सेल के लिए हमने ये डेफिनेशन पढ़ी थी, इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होने के लिए इसके पास अलग अलग कंपोनेंट्स भी होंगे। अरे यार, इसको ठीक इस तरीके से समझो, ठीक इस तरीके से समझो। एक प्रॉपर घर के अंदर क्या क्या होता है, बिजली होती है, पंखा होता है, बत्ती होती है, किचन होता है ना, वॉशरूम्स होते हैं, बेडरूम्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती है ना, डस्टबिन भी होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, एक डेफिनेट एरिया के अंदर बंद होती हैं, ठीक। और हर काम के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट घर में बना होता है। अब भाई वॉशरूम में तो जाके सोओगे नहीं, है ना। अब खाना तो क्या बोलते हैं वहाँ पे जहाँ पे सारी चीज़ें रखी जाती है कबाड़, वहाँ पे तो बनाओगे नहीं। तो खाना बनाने के लिए क्या है, प्रॉपर किचन है। तो जहाँ पे खाना बनना है वो किचन का एरिया हो गया, जहाँ सोना है वो बेडरूम हो गया। तो उसी तरीके से हमारे सेल के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं और अलग अलग कंपार्टमेंट में अलग अलग चीज़ें चल रही होती हैं और ये सारी चीज़ें अलग अलग ऑर्गेनलीज से ऑपरेट होती हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें एक मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर के अंदर बंद होती है, ठीक है। तो एक मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर है जो पूरे सेल को सराउंड कर रहा है, उसके अंदर डिफरेंट कंपार्टमेंट है और उन कंपार्टमेंट में डिफरेंट रिएक्शंस, प्रोसेसेस और तमाम चीज़ें चल रही हैं जिससे हमारा सेल जो है वाइटल फंक्शंस को कर पा रहा है। दैट इज, अगर बात करें तो वो वाइटल फंक्शंस कौन कौन से हैं, तो वो है हमारा सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट वही है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म कर पा रहा है। अब इस मेटाबॉलिज्म के अंदर दो तरीके की प्रोसेस होती है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, ठीक है। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, ठीक है, ये दो टाइप की प्रोसेस होती है। या तो कोई मॉलिक्यूल टूट रहा होगा या कोई मॉलिक्यूल बन रहा होगा। अभी हम लोग इस चीज़ में अंदर नहीं जाएंगे, हम लोगों को बात करना है मेनली मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन का एक बेसिक आइडिया तुम्हें लग गया होगा, एक पर्टिकुलर वॉल है जो सराउंड करती है डिफरेंट ऑर्गेनलीज को या डिफरेंट कंपार्टमेंट्स को, एक तरीके से आउटर वॉल। अगर ये घर की बात करें तो हमारा जो घर है वो एक तरीके से आउटर वॉल की तरह काम करता है और उसके अंदर के जो उसके कमरे हैं वो अलग अलग कंपार्टमेंट, वेरी गुड। और उन कंपार्टमेंट्स में जो चीज़ें रखी हैं वो उनके यूजफुल मटेरियल्स हो गए, ठीक। अब आगे देखो, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है उसको देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो बेटा बोल रहा है दैट इज इन द मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल द सेल इज सराउंडेड विद अ मेम्ब्रेन द which separates the external and the internal environment, ठीक है। हमारी जो मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल है बेटा वो एक मेम्ब्रेन से सराउंड होती हैं जो एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ सेल को सेपरेट करके रखता है, मतलब अलग अलग बना करके रखता है, ठीक है। जैसे आपके घर में क्या चीजें हो रही है क्या नहीं हो रही वो आपके पड़ोसी तो छोड़िए बाहर वालों को भी पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। दैट्स ऑल कि आपके घर में जो है एक कंपार्टमेंट, एक लेयर बनी हुई है। तो उसी तरीके से हमारा जो सेल है वो एक मेम्ब्रेन से कवर होता है, ठीक है। अगला बोल रहा है दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो सर्व एज द बैरियर एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एज वेल एज वर्क एज अ फिजिकल बैरियर एंड सेलेक्टिव मटेरियल अक्रॉस द सेल, ठीक है। कहने का मतलब हमारा जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है
वो एक बैरियर की तरह काम करता है, ठीक है। और इसका एक काम ये भी है कि ये फिजिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, एंड द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बायोलॉजिकल फंक्शन है इस मेम्ब्रेन का, वो ये कि ये एक टाइप का सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करता है, ठीक है। अब कहने का मतलब, आपके घर में कोई भी ऐरा गैरा तो आके नहीं घुस जाता है, कुछ पर्टिकुलर आदमी ही आपके घर में आ सकते हैं, ठीक है। अगर आपके रिश्तेदार हैं तो ही अंदर आएंगे, रिश्तेदार नहीं है तो नहीं आ सकते। हाँ, अगर आपके दोस्त हैं तो अंदर आ सकते हैं। कहने का मतलब सेलेक्टिव पर्सन आर अलाउड टू कम इनटू योर होम, ठीक है। अदरवाइज अननोन पर्सन तो आपके घर में नहीं आ सकता। तो इसी तरीके से जो सेल की मेम्ब्रेन है वो भी यही काम करती है, एक तरीके से डोर का काम करती है, और ऐसा कह सकते हो गेट कीपर भी काम करती है, जो सेलेक्टिवली सेलेक्ट करती है किसको अंदर आना है और किसको बाहर जाना है। मतलब घर के बाहर कौन जा सकता है और घर के अंदर कौन आ सकता है, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करता है। एक तरीके से मेम्ब्रेन कह सकते हो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हो, ठीक है। अगला, इट इज नोन बाय टू नेम। इसको दो नेम से जानते हैं बेटा। पहला है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन और दूसरा इसका नाम है प्लाज्मा लैमेला, ठीक है बेटा। इसको दो तरीके के या दो नामों से जानते हैं। इतना क्लियर है? ठीक। अगला देखो, ये है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बेटा, ठीक है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। इसमें आपको ये जो सबसे पहली चीज दिखाई दे रही ना, ये वाला, जो कि कुछ इस तरीके का बना है, ये है बेटा लिपिड का मॉलिक्यूल। ये है बेटा लिपिड का मॉलिक्यूल। ये है बेटा कार्बोहाइड्रेट्स का मॉलिक्यूल। कार्बोहाइड्रेट है। और इसमें जो ये जो वाला पोर्शन जो लगा हुआ है ना बेटा, ये प्रोटीन है। ये क्या है बेटा? प्रोटीन है। और ये भी प्रोटीन है। ये भी क्या है? प्रोटीन है। लेकिन ये वाला जो प्रोटीन है बेटा, इसको बोलते हैं इंटरेंसिक। इंट्रेंसिक मतलब ये मेम्ब्रेन के अंदर देखो धंसा हुआ है, इसलिए इसको इंट्रेंसिक बोलते हैं। और इसको बोलते हैं एक्सट्रेंसिक। एक्सट्रेंसिक मतलब ये एक तरीके का एक्सटर्नल प्रोटीन है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है। और ये है चैनल प्रोटीन्स, इनको बोलते हैं बेटा चैनल प्रोटीन्स। चैनल प्रोटीन, ठीक है। ये कुछ एक तरीके से कह सकते हो ये घर के खिड़की दरवाजे की तरह काम करते हैं, ठीक है। ये पूरा आपका एक दरवाजे टाइप का आपको दिख रहा है, ये है आपका पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। ये बना होता है लिपिड की बाई लेयर से। किससे बना होता है? लिपिड की बाई लेयर से। इसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। और इसमें जो प्रोटीन्स होते हैं वो एक्सट्रेंसिक प्रोटीन हो सकते हैं, इंट्रेंसिक प्रोटीन हो सकते हैं, कुछ चैनल्स हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है। अब अगला देखो, फिर बोल रहा है मेम्ब्रेन टाइप। मेम्ब्रेन के टाइप, ठीक है। मोस्टली इट इज सीन दैट द मेम्ब्रेन आर टू टाइप ऑन द बेस ऑफ देयर परमिएबिलिटी। मेम्ब्रेन जो है बेटा वो दो टाइप की हो सकती है ऑन द बेस ऑफ देयर परमिएबिलिटी। पहला है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और दूसरा है सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो इट मीन्स दैट इट इज परमिएबल टू सम मटेरियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है। एक मिनट, डेफिनेशन बेटा उल्टी हो गई है, ये वाली नीचे आएगी। स्लाइड बनाने में दिक्कत हुई है, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है बेटा वो मेम्ब्रेन होती है जो कि कुछ मटेरियल्स को आने देती है, सिर्फ कुछ मटेरियल्स को, ठीक है। लेकिन सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्टिव मटेरियल्स को ही अंदर आने देगी, ठीक है। ये किसको परमिट करती है? इट अलाउ only selective materials। ये बेटा किसको अलाउ करेगी? केवल सेलेक्टिव मटेरियल्स को अंदर आने देगी। और ये वाली इट अलाउ
सम मटेरियल्स, ये कुछ मटेरियल्स को आने देगी। इसमें स्पेसिफिसिटी नहीं है, इसमें स्पेसिफिसिटी नहीं है, इसलिए सेमी परमिएबल है। और सेलेक्टिव वाली स्पेसिफिक है कि किसी पर्टिकुलर मटेरियल को ही अंदर आने देगी। दैट इज द सेमी परमिएबल एंड सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। इतना क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास बोल रहा है स्ट्रक्चर, नेचर एंड फंक्शन। तो इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इट इज अ डबल लेयर मेम्ब्रेन मेड विद लिपिड्स एंड प्रोटीन। ये लिपिड्स और प्रोटीन की बनी हुई डबल लेयर की मेम्ब्रेन है। दूसरा, अगर इसकी नेचर की बात करें तो ये लिविंग होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, इलास्टिक होता है, रीजेनरेटिव होता है और सेमी परमिएबल होता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल का मतलब खींचोगे बढ़ जाएगी, छोड़ दोगे वापस वहीं आ जाएगी। ट्रांसपेरेंट का मतलब जिसके आर पार आप देख सकते हो। माइक्रोस्कोपिक का मतलब जिसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। इलास्टिक का मतलब इसकी इलास्टिसिटी है। ठीक है, हाँ, इलास्टिसिटी का फ्लेक्सिबिलिटी से ही मतलब है, बिल्कुल सही है। रीजेनरेटिव है, कहने का मतलब अगर ये कहीं से प्रेशर पड़ने पे अगर डैमेज हो जाती है ना तो ये वापस से वापस से कवर कर जाएगी। कहने का मतलब आप इसको ठीक इस तरीके से देखो, अगर आप एक बीकर ले लो, ठीक है, और उस बीकर में आपने पानी भर दिया और उसके ऊपर से कुछ ऑयल आपने स्प्रेड कर दिया, ठीक है, तो अगर आप इसमें ऊपर से अपनी फिंगर डिप करोगे तो आप देखोगे कि ऑयल कुछ जगह से हट जाएगा, लेकिन जैसे ही आप अपनी फिंगर उसमें से बाहर निकालोगे तो ऑयल की लेयर वापस से कवर अप कर जाएगी। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि रीजेनरेटिव है। और सेमी परमिएबिलिटी का मतलब अभी हम लोगों ने देखा कि सेमी परमिएबल का मतलब ये कुछ मटेरियल्स को अंदर बाहर आने जाने देता है। नाउ अगर फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ सेलेक्टिव मटेरियल एंड प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट। इसका मेन फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट को प्रोवाइड करना और मटेरियल के एक्सचेंज को बनाए रखना, कि कौन सा मटेरियल सेल के अंदर आना है और कौन सा मटेरियल सेल के बाहर जाना है, उस चीज को सबको बना करके रखना। ये सारा काम किसका है बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है। दैट्स गुड। नाउ अगर बात करें ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? तो मेम्ब्रेन के अक्रॉस बेटा ट्रांसपोर्ट दो तरीके से हो सकता है, एक्टिव तरीके से और पैसिव तरीके से। ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट बेटी बोल रहा हूं बेसिकली ये होता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अगर मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट हो रहा है और इसमें एक्चुअल में वो मटेरियल्स जाते हैं जिनको लिपिड सॉल्युबल नहीं होते हैं, जो जनरली लिपिड सॉल्युबल नहीं होते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू दोज मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड which are not soluble in lipids, जो लिपिड्स में सॉल्युबल नहीं है, या आप कह सकते हो हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट किससे होता है बेटा? एक्टिव से होता है, क्योंकि इसमें हम लोग स्पेशल चैनल प्रोटीन्स का यूज करते हैं। इसके लिए जो चीजें यूज होती हैं दैट इज चैनल प्रोटीन। ठीक है, चैनल प्रोटीन्स इसमें लगते हैं और ये एटीपी का यूज करते हैं। ठीक है, और ये एटीपी का यूज करते हैं मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ अगर पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो जिसको ये ऐसा ट्रांसपोर्ट है जिसमें मेनली एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती है और मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट हो जाता है। बेसिकली यहाँ पे आप इस तरह समझो, जब बात गैसियस ट्रांसपोर्ट की आती है, यस बिल्कुल सही है, तो वो पैसिव ट्रांसपोर्ट में कंसिडर किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज, ये देखो बेटा यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट और ये पैसिव ट्रांसपोर्ट का है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में दो टाइप के हो सकते हैं, पहला है डिफ्यूजन, दूसरा है फैसिलिटेटेड। ठीक है, अब ये देखो यहां पे मैंने बताया पैसिव है तो यहाँ पे एटीपी की जरूरत पड़नी नहीं है, सारा काम कंसंट्रेशन के बेस पे होगा। तो देखो ये लिपिड सॉल्युबल है और ये कंसंट्रेशन के बेस पे डाउन द ग्रेडियंट ट्रांसफर हो गए। उसी तरीके से ये देखो ये भी डाउन द ग्रेडियंट चैनल्स के थ्रू चले आए, और ये देखो
लेकिन ये जो काम है ये एक्टिव वाला है और इसमें एटीपी का खर्चा होगा, और यहाँ पे हमेशा वो मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होंगे जो लिपिड सॉल्युबल नहीं है, और दूसरा जिनकी कंसंट्रेशन लोअर है। यस, बिल्कुल सही बात समझ रहे हो, जिनकी कंसंट्रेशन लोअर है, या यूं कहो एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द ग्रेडियंट काम करता है। इसमें एक चीज और याद रखना है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जो अगेंस्ट द ग्रेडियंट, जो बेटा अगेंस्ट द ग्रेडियंट काम करता है, मतलब कंसंट्रेशन के ठीक उल्टा काम करता है। ये लोअर टू हाइयर जाता है, ये लोअर टू हाइयर जाता है, बिल्कुल सही समझे। नाउ द नेक्स्ट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट का बोल रहा है पहला पॉइंट, ऑलवेज डन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ऑलवेज रिक्वायर एटीपी, मेम्ब्रेन प्रोटीन आर ऑलवेज इन्वॉल्व एंड ऑलवेज सेलेक्टिव इन नेचर। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमेशा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के उल्टा काम करेगा, इसमें एटीपी की जरूरत पड़ेगी, यस, मेम्ब्रेन प्रोटीन इसमें इन्वॉल्व होंगे, और दूसरा ये हमेशा सेलेक्टिव इन नेचर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें पैसिव ट्रांसपोर्ट की, तो इसमें एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती है, या यूं कहो एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। दिस ट्रांसपोर्ट्स, ये पॉइंट गलत है, दिस ट्रांसपोर्ट इन द कंसंट्रेशन, ट्रांसपोर्ट जो होगा बेटा वो इन कंसंट्रेशन होगा, या कह सकते हो अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन होगा। ट्रांसपोर्ट इज डन अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन। ठीक है बेटा, इसमें ट्रांसपोर्ट जो होगा वो अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन होगा। ठीक है, यहां पे नो प्रोटीन इन्वॉल्व, नॉन सेलेक्टिव इन नेचर, और पैसिव ट्रांसपोर्ट दो टाइप का हो सकता है, दैट इज डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, दैट इज डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ठीक है, नाउ अगला डिफ्यूजन क्या होता है बेटा, तो डिफ्यूजन पहली बात तो ये है कि इट इज अ पैसिव टाइप ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन जो है बेटा वो एक टाइप का पैसिव टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इट इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अकॉर्डिंग टू देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जब किसी पार्टिकल का ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू उसके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होता है, दैट इज कॉल्ड एज द डिफ्यूजन, और दे डू नॉट रिक्वायर चैनल प्रोटीन। और इसका सबसे अच्छा ट्रांसफर का जो एग्जांपल है दैट इज द गैस, गैसियस मॉलिक्यूल का ट्रांसफर जब भी सेल के अंदर होता है बेटा वो डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग होता है, या डिफ्यूजन से होता है, क्योंकि डिफ्यूजन जो है एक टाइप का पैसिव ट्रांसपोर्ट है जिसमें एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर बोल रहा है सिग्निफिकेंस ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की जरूरत क्यों है, तो पहले देखो डिफ्यूजन हेल्प इन द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल इन साइटोप्लाज्म, डिफ्यूजन की वजह से मटेरियल्स का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है साइटोप्लाज्म में। दूसरा, इट हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के टाइम पे गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है, ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करता है इन प्लांट में। इनवर्ट डिफ्यूजन ऑफ सोडियम एंड साइटोप्लाज्म हेल्प इन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है, सोडियम का इनवर्ट डिफ्यूजन जब सेल के अंदर होता है तो बेटा नर्व कंडक्शन में भी काम आता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट बात करें अगर, दैट इज द ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस भी एक टाइप की पैसिव प्रोसेस है, लेकिन इसमें क्या होता है बेटा, ये देखो ये है हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दैट इज एसपीएम, और यहाँ पे ये हमारा सॉल्यूशन है जिसमें दो चीजों से मिलके बना होता है, पहला होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। ठीक है, और यहाँ पे एक सॉल्यूशन है इसके दूसरे तरफ, उसमें भी सॉल्यूट है और यहाँ पे भी सॉल्वेंट है। ठीक है, अब देखो जरा समझो, ये बी है, ये बी है, ये ए है, ये ए है। ठीक है, अब यहाँ पे समझना ए वाले में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, लेकिन सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम है, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम है, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन क्या है, कम है। और यहाँ सॉल्यूट बी में, सॉल्यूशन बी में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है लेकिन सॉल्वेंट का ज़्यादा है।
लेकिन सॉल्वेंट का ज्यादा है। तो हमेशा बेटा ध्यान रखना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जब सॉल्वेंट का ट्रांसफर होता है ना, फ्रॉम हाइयर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, ठीक है, तब ऑस्मोसिस होता है। इसको अगर हम लोग समझना चाहें तो इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। आपने किशमिश देखी होगी, किशमिश देखी है, ठीक है। अब किशमिश का अगर हम लोग केस देखें तो ये समझ लो कि हमारी किशमिश है, ठीक है। अगर ये किशमिश है तो किशमिश के अंदर क्या होता है बेटा, शुगर, ठीक है। किशमिश के अंदर शुगर का कंसंट्रेशन क्या होता है, ज्यादा होता है, और वाटर का कंसंट्रेशन क्या होता है, कम होता है। वेरी गुड। उसी तरीके से अगर हम पानी ले लें तो पानी के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ऑब्वियस सी बात है ज्यादा है, लेकिन उसके अंदर शुगर का कंसंट्रेशन कम है। तो नतीजा, जब हम किशमिश को पानी के अंदर डालते हैं तो जो किशमिश की ऊपर वाली लेयर है, जो कह सकते हो एक तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह काम कर रही है, एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह भी काम कर रही है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि किशमिश के अंदर शुगर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, लेकिन पानी का कंसंट्रेशन कम है। तो नतीजा ये होता है कि जब हम किशमिश को पानी में डालते हैं तो जो पानी हमारा बाहर के इन्वायरमेंट में था वो ज्यादा अमाउंट में, तो वो ज्यादा अमाउंट से कम अमाउंट की तरफ ट्रांसफर होने लगता है। और ये ट्रांसफर होता है किसकी वजह से, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। दैट्स व्हाई ट्रांसफर इज नोन एज, यस, ऑस्मोसिस। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑस्मोसिस इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। या इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है, ऑस्मोसिस इज डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में भी बोल सकते हो, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में भी बोल सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट देखे, बोल रहा है सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस। बेटा ऑस्मोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, तो पहले देखो, इट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल बाय रूट हेयर। जब हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल्स है बेटा, उनका एब्जॉर्प्शन रूट हेयर जो होते हैं ना प्लांट के, उसके थ्रू जो होता है ना, वो भी प्रोसेस किस प्रोसेस से होता है, दैट इज विद द ऑस्मोसिस, ठीक है। इट हेल्प इन ओपनिंग एंड क्लोजनिंग ऑफ स्टोमेटा। लीफ के अंदर, लीफ के लोअर सरफेस पे जो ओपनिंग होते हैं ना, जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है, स्पेशल टाइप ऑफ सेल दैट इज द स्टोमेटल सेल, तो उसकी ओपनिंग और क्लोजनिंग के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है बेटा, दैट इज द ऑस्मोसिस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बोल रहा है, इट इंड्यूस द शॉक मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स इन टच मी नॉट प्लांट, ठीक है। अब आपने छुई मुई का पेड़ देखा होगा, यस, टच मी नॉट वाला प्लांट, या मिमोसा पुदिका जिसका नाम होता है, ठीक है। नेचर में एक ऐसा प्लांट है, अगर आप उसे टच करोगे तो उसकी लीफलेट्स क्या होती है, ऐसे बंद हो जाती हैं, ठीक। तो वो भी किसकी वजह से होती हैं, वो भी ऑस्मोसिस की वजह से होती हैं, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन। बेटा ऑस्मोसिस जो है सीड जर्मिनेशन में भी हेल्प करता है, क्योंकि जब आप किसी सीड को जमीन में लगाते हो और ऊपर से पानी डालते हो, तो पानी का मूवमेंट जब सीड के अंदर होता है तो बेटा वो भी किसके थ्रू होता है, ऑस्मोसिस के थ्रू होता है, ओके। इट ऑल्सो हेल्प इन मेंटेन द टर्जिडिटी ऑफ द सेल, और ये सेल की टर्जिडिटी को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि ये हमारा अगर प्लांट सेल है तो उसमें इतना बड़ा वैक्यूल होता है, इस वैक्यूल में ढेर सारे सॉल्वेंट्स और सॉल्ट, शुगर्स, तमाम टाइप की चीजें पड़ी होती है ना, तो उसमें ये इस चीज को, सेल को टर्जिडिटी बनाए रखता है जब इसमें सॉल्वेंट और वाटर मॉलिक्यूल जब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगला देखो, फिर यहाँ पे बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच में डिफरेंस क्या है, तो देखो डायरेक्शन ऑफ फ्लो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो बोल रहा है फ्रॉम हाइयर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। ये हाइयर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन है, ठीक है, और इसका ट्रांसफर होता है फ्रॉम हाइयर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर, वाटर मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यहाँ पे नेचर ऑफ मॉलिक्यूल जिसका ट्रांसफर होगा, दैट मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, लेकिन ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर और एनी अदर सॉल्वेंट, ठीक है, वाटर या कोई और सॉल्वेंट ट्रांसफर होगा। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में नॉट रिक्वायर्ड, हो सकता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो ना हो, लेकिन फिर भी हमारा डिफ्यूजन हो जाएगा। लेकिन यहाँ ऑस्मोसिस के केस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, और जिस टाइप का ये फोर्स लगाता है दैट इज द डिफ्यूजन प्रेशर, और ये जो लगाता है दैट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, फिर बोल रहा है अदर टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टिंग प्रोसेसेस। सेल के अंदर और जो ट्रांसपोर्टिंग प्रोसेसेस चलती हैं उनमें से पहला
other than diffusion and osmosis some other processes are also present, that is endocytosis. और एंडोसाइटोसिस के दो पार्ट है, पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस, और दूसरा है एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, अगर यहां हम टर्म लिखें एंडोसाइटोसिस, ठीक है, एंडोसाइटोसिस दो पार्ट में तोड़ दें तो एंडो का मतलब होता है इनसाइड, इनसाइड। जब किसी मटेरियल का अंदर की तरफ मूवमेंट हो रहा है बेटा, दैट इज कंसीडर्ड एज एंडोसाइटोसिस। और जब सेल के अंदर से बात करें एक्सोसाइटोसिस, ठीक है, एक्सोसाइटोसिस में मतलब आउटवर्ड, जब किसी मटेरियल का बाहर की तरफ मूवमेंट हो रहा है, जब सेल किसी चीज को अपने अंदर से बाहर निकालती है, बाहर निकालती है, दैट इज कंसीडर्ड एज एक्सोसाइटोसिस। और जब सेल अपने अंदर किसी चीज को ले जाती है, दैट इज एंडोसाइटोसिस। और एंडोसाइटोसिस दो टाइप के हैं, दैट इज पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस। आगे देखते हैं, ये देखिए बेटा, एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में आपको दोनों चीजें दिखाई दे रही हैं। ये सेल के अंदर कुछ पार्टिकल्स थे जो वेसाइकल के अंदर पैक हैं, ये वेसाइकल के अंदर पैक होते हुए देखिए ये जा रहा है पार्टिकल, और ये वेसाइकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज करता है, और फ्यूज करने के बाद इसने क्या किया, अपने अंदर का सारा मटेरियल बाहर के एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिया, दैट इज एक्सोसाइटोसिस। ये किसका एग्जांपल है बेटा, एक्सोसाइटोसिस का। ठीक है, अगला देखो, अब बोल रहा है एंडोसाइटोसिस। क्या बोल रहा है, एंडोसाइटोसिस। ठीक है, तो बोल रहा है एंडोसाइटोसिस इज अ प्रोसेस बाय विच द सेल कैन अपटेक, अपटेक होगा बेटा, अपटेक, uptake the material from the surrounding environment and they may be of large size like liquid, solid or other biomacromolecules through their flexible plasma membrane। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, एंडोसाइटोसिस। और एंडोसाइटोसिस फर्दर डिवाइडेड इनटू टू क्लास डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ मटेरियल दे टेक। ठीक है, पिनोसाइटोसिस का मतलब होता है इनटेक ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, पिनोसाइटोसिस का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल का इनटेक, और फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है इनटेक ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड अदर सेल्स। और ये मोस्टली आपको दिखाई देगा फैगोसाइटोटिक सेल्स के अंदर। जो सेल्स होती है ना हमारी सेल, हमारे बॉडी की जो डिफेंस वाली सेल्स होती हैं, वो अदर बैक्टीरियल सेल्स को फैगोसाइटाइज कर लेती हैं, मतलब जैसे ही उनको बैक्टीरिया मिलता है वो उसको खा जाती हैं। क्लियर है, तो वो फैगोसाइटोसिस है। अब अगला बोल रहा है पिनोसाइटोसिस, दैट इज पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस। Pinocytosis is defined as the process of taking up the small water molecules from the external environment. Is it clear? ये देखो बेटा, फैगोसाइटोसिस बोल रहा है, फैगोसाइटोसिस is a process defined as the taking up of large solid molecules like cellular debris और microorganism और macromolecule। ये देखो बेटा, हमारा सेल था, ठीक है, फैगोसाइटिक सेल था, ये हमारा बैक्टीरिया है, इसने बैक्टीरिया के चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अपना एडजस्ट किया और उसके बाद इसको इनगल्फ कर गया, देन इसको डाइजेस्ट कर गया। ठीक है, तो इट इज द फैगोसाइटोसिस प्रोसेस। अगला बोल रहा है एक्सोसाइटोसिस। तो एक्सोसाइटोसिस का मतलब बिल्कुल सही है बेटा, कि जब हमारी सेल किसी मटेरियल को अपने अंदर से बाहर निकालती है, दैट इज नोन एज एक्सोसाइटोसिस। क्लियर है, तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन में क्या बोल रहा है कि एक्सोसाइटोसिस इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग लार्ज मॉलिक्यूल फ्रॉम द सेल बाय द स्पेसिफिक वेसिकल्स आउटसाइड द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ वॉमिटिंग और ईफेजी। ठीक है, क्योंकि हमारा जो ये सेल है, ये सेल है, इसके अंदर से किसी भी चीज को निकालने के लिए पहले वेसाइकल्स में पैक किया जाता है। क्या किया जाता है, वेसाइकल्स में पैक किया जाता है, और वो स्पेशल वेसाइकल्स जो होते हैं वो जाते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज करते हैं। देन ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ये हमारे वेसाइकल के अंदर मटेरियल पैक था और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज कर गया
और ये मटेरियल सारा सेल के बाहर हो गया, दैट इज नोन एज फैगोसाइटोसिस, सॉरी एक्सोसाइटोसिस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, सेल के अंदर से मटेरियल बाहर निकल गया, दैट इज एक्सोसाइटोसिस। इसको ईफेजी भी बोलते हैं, ईफेजी कह लो या वॉमिटिंग प्रोसेस कह लो। तो ये सेल की एक तरीके की वॉमिटिंग प्रोसेस है जिससे सेल इसको बाहर निकालता है। इतना क्लियर है? नाउ अब यहां पे आ रहा है हमारा पॉइंट्स टू रिमेंबर रिगार्डिंग द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के रिगार्डिंग हमें अब कुछ पॉइंट्स को रिमेंबर रखना पड़ेगा ताकि हम अपने सेल के रिलेटेड कंसेप्ट को और अच्छे से कन्फाइन कर सकें। ठीक है बेटा, तो ये लेक्चर जो है इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे दिस पॉइंट्स को। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। ठीक है, स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत आराम से पढ़ते रहिए, ठीक है, और नोट्स बनाते चलिए।